जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रिस्पेक्ट तो बनती है आपकी, राइट? मेहनत ही इतना कर रहे हैं, राइट? तो देखिए, मेंस डे की जो ये सीरीज हमारी चल रही है और कल आपके साथ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन था, ये पॉलिटी से क्वेश्चन था, क्योंकि रैंडमली हम किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठा रहे हैं और जो हमें लगता है, हमारी टीम को लगता है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम उन्हीं क्वेश्चंस को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, राइट? तो देखिए, क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाउ रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज मोर देन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अधिक कैसे है? जैसे ज्यादातर जो बिगनर्स हैं वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, परंतु यहां पर एक अपवाद है, एक्सेप्शंस है। क्या है वो एक्सेप्शन? है कि एक रिट का जो दायरा होता है, डोंट वरी, रिट हम देखने वाले हैं क्या होती है। अभी याद रखेंगे कि रिट का जो दायरा होता है, उस आधार पर हाई कोर्ट का जो वर्चस्व है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आ जाता है। अब देखते हैं, जो मैं बात कह रहा हूं सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को बड़ा कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से, पर देखते हैं कैसे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे एक हीजल साहब रह चुके थे, जो एक जर्मन फिलोसोफर हैं, बहुत अच्छी बातें करते थे। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अनएडुकेटेड पीपल डिलाइट इन आर्ग्यूमेंट एंड फॉल्ट फाइंडिंग फॉर इट इज इजी टू फाइंड। मतलब वो कह रहे हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनएडुकेटेड होते हैं, ज्यादातर वही लोग बहस करते हैं और वही लोग आपके अंदर कमी निकालते हैं। पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो बहस नहीं करता है, वो समाधान देता है और वो किसी पे कमी नहीं देखता है, राइट? वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी गेन कर लेता है। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप अनएडुकेटेड नहीं एडुकेटेड हैं, तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? नंबर 1 पॉजिटिव, राइट? दूसरा, आप डिसीजन मेकर होने चाहिए, राइट? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। और यहां से आप देख रहे होंगे आज हमने जो पहल करी है, जैसे मोस्टली होता क्या था कि मैं जो पढ़ाता था या हमारी टीम जो आपको पढ़ाती थी वो बाइलिंगुअल में पढ़ाती थी, बाइलिंगुअल का इस्तेमाल किया जाता था, परंतु जो नोट्स होते थे वो आपको इंग्लिश में ही दिखाई देते थे, राइट? पर अब हिंदी में भी आपको नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी, राइट? तो यहां पर आपको दिखेगा, इन इंडिया दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आइए देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। एक सेकेंड, क्या है? इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है किसकी? रिट जुरिस्डिक्शन की। रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि रिट क्षेत्राधिकार की, राइट? विच मीन्स दैट दे हैव द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पसेस। मतलब वो सिंपल सा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के पास एक शक्ति है रिट जारी करने की। और ये रिट जो जारी किए जाते हैं, ये जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनके संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फॉर दी फंडामेंटल राइट्स के लिए जारी किए जाते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, और इसमें सर ये भी तो लिखा हुआ है अदर पर्पसेस, ठीक है? तो ये अदर पर्पसेस में क्या हो गया? यानी कि अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य क्या हो गया सर? अभी तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने कहा, ये अन्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आपका कोई भी मौलिक अधिकारों का, कोई मौलिक अधिकार आपसे छीने का, मान लेते हैं राज्य आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन रहा है, ठीक है? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, इवन हाई कोर्ट भी। परंतु अगर बात मौलिक अधिकारों की नहीं है, किसी अन्य अधिकारों की बात है, अन्य अधिकारों की बात है, यानी कि भाग 3 की बात नहीं है, अन्य भाग की बात है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करता है, उस केस में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा केवल कहां तक है? मौलिक अधिकारों तक। मौलिक अधिकारों से बाहर की या बाहर के जो अधिकार होंगे वहां पर हाई कोर्ट पिक्चर में आता है। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कैसे हो गया रिट के दायरे में, राइट? सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार प्लस अन्य अधिकारों में भी जा सकता है, रिट जारी कर सकता है, राइट? ये बात याद रखेंगे। कौन? हाई कोर्ट। आइए, मुझे उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, जो रिट की जब हम बात कर रहे हैं, ये रिट होते क्या है सर, है ना? देखिए, रिट जो होते हैं भारत में वर्तमान में, वो जारी करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और यह भी बताया गया है संविधान में कि अगर संसद चाहे तो विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा
अन्य किसी कोर्ट को भी रिट की शक्ति दे सकता है। पर आज तक आजादी के इतने साल हो गए हैं, संविधान लागू हुए इतने साल हो गए हैं, अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा संसद ने कभी किसी अन्य कोर्ट को रिट नहीं दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सरकार होती है, जो संसद में जो बहुमत में बैठी है सरकार, उसके लिए तो न्यायपालिका सरदर्दी होती है, यानी कि रिट कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्दी होती है। तो सरकार इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो किसी और को भी रिट दे देगी, ठीक है। तो ये इसीलिए आप देखते हैं कि संसद ने आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि संविधान में बता रखा है, उन्हीं को रिट की पावर है, इसके अलावा किसी को नहीं दी है। संसद दे सकती है पर अभी तक नहीं दी है, राइट। आगे देखते हैं। 5 तरह की रिट्स होती हैं, ये बात याद रखेंगे। 5 तरह की रिट्स होती हैं। वो 5 कौन कौन सी होती हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली होती है हेबियस कॉर्पस, जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये जो वीडियो है मेरे उन लोगों, उन एस्पिरेंट्स के भी काम आएगा जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं केस स्टडी भी आपके सामने लाऊं, राइट। तो इसको केस को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस होता क्या है, राइट। तो देखिए यहां पर एक स्लाइड आपको दिखेगी, ये वाली स्लाइड को देखिएगा आप पहले। ये वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि हो क्या रहा है कि एक ये पुलिस वाला है, ये जज साहब हैं और ये कोई अपराधी है। अब इसमें ये होता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस वाले अचानक से उठा के ले गए और आप पड़ोसी हैं मान लीजिए। तो आपने देखा ये पुलिस वाले से व्यक्ति को उठा के ले गए हैं और इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पुलिस वालों ने पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया व्यक्ति। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके जो रिट है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 द्वारा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 द्वारा रिट जारी कर सकता है कि आपने जो बॉडी यानी कि जो इंसान को उठाया है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि पुलिस वाले से न्यायपालिका कह सकती है कि आप क्या करें, वो व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। तो ये होता है आपका क्या, हैबियस कॉर्पस। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सी लैंग्वेज आपको दिख जाएगी, अब नोट्स में आपको इंग्लिश हिंदी मिल जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर मैंने एक स्लाइड में आपको क्या दिखाया, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो हैबियस कॉर्पस है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली जो रिट है, इसको मैंने जोड़ा है अनुच्छेद 21 से। अब देखिए 21 को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को याद रखें, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे वो गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा यानी कि एक लॉ के वाया लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि लॉ बनाया गया है, अगर लॉ के हिसाब से वह व्यक्ति अपराधी है तो उसकी भी एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को आप अपने पास ले जा सकते हैं। जैसे पुलिस वाले, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध क्या है उसको लिखा जाता है, फिर वो अपराध की क्या प्रक्रिया है, पुलिस वालों ने उसको कैसे उठाना है, क्या प्रक्रिया होगी, वो भी आपको माननी पड़ती है। अगर आप ये प्रक्रिया को नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अनुच्छेद 21 के विरुद्ध जा रहे हैं, अनुच्छेद 21 के विरुद्ध जा रहे हैं। यू आर गोइंग अगेंस्ट द आर्टिकल 21। अगर आप एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू नहीं जा रहे हैं किसी को अरेस्ट करने में, राइट। और यही बात जो है इसी से जुड़ा हुआ है हैबियस कॉर्पस। अगर राज्य जो है, जैसे पुलिस विभाग जो है वो राज्य का हिस्सा है, अगर राज्य कुछ प्रक्रिया को मानता नहीं है और किसी को भी उठा लेता है तो अनुच्छेद 21 का हनन होता है। और अनुच्छेद 21 का संरक्षण कैसे किया जाता है, हैबियस कॉर्पस जो रिट है इसके द्वारा। जैसे मैंने अभी बोला कि ज्यादातर जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है रिट द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करती है, राइट। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आप देखिएगा एक बात और, यहां पर आपको दिख रहे हैं मुकेश अंबानी। अब मैंने ये फोटो यहां क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई है, ये आपको पता है एक प्राइवेट प्लेयर हैं, बहुत बड़े, बहुत अमीरों में इनका नाम आता है और ये एक निजी संस्थान से जुड़े हुए हैं। क्या इनके विरुद्ध भी हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया जा सकता है?
मानते हैं इनके व्यक्ति आए, आपको उठा के ले गए? तो इसका उत्तर है हाँ। यानी कि हैबियस कॉर्पस के दायरे में प्राइवेट भी आते हैं, सरकारी भी आते हैं, सरकार भी आती है और प्राइवेट भी आते हैं। ये बात याद रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण चाहे वो निजी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, पब्लिक हो, सब में काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात। अब देखिए यहां पर एक केस मैंने डाला है, रादुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। जैसे आप मेंस राइटिंग करते हैं, अगर आप ऐसे एक आध केस डाल देते हैं, याद करना इतना आसान नहीं होता। ये केसेस अगर आप डाल देते तो वेटेज मिलता है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस की स्टोरी ये थी कि जो रुदुल शाह भाई साहब थे, इनको एक 14 साल का एक कारावास मिला था। 14 साल इनके पूरे हो गए, फिर भी इनकी सजा चली हुई आ रही थी। इनको जबरदस्ती, मतलब ये अपनी पूरी सजा झेल चुके हैं, दोबारा से इन्हें कारावास में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। तो जब पता चला, जब ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची, तो उन्होंने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करी और इनको उनके समक्ष लाया गया। और जब पता चला जांच पड़ताल के बाद कि इनको तो ऑलरेडी सजा दे दी जा चुकी है, तो दोबारा क्यों दी जा रही है, तो इनको बाइज्जत बरी किया गया। बाकायदा इनका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करवाई गई। तो यहां पर ये बात याद रखेंगे, ये वाला केस, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है किसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण का, कि अपने समक्ष उन्होंने बुलाया और उसको आजादी दी। क्योंकि देखिए अगर आप अनुच्छेद 20 का जो क्लॉज 2 है उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि उसने अपराध एक किया है, उसी अपराध की उसे 2 बार सजा दे दी गई है। एक अपराध की एक ही सजा होती है। तो जो हमारे रुदुल शाह थे, उन्होंने एक अपराध किया था, सजा झेल चुके थे, परंतु इन्हें उन्हीं अपराध की दोबारा सजा दे दी गई। तो वहां पर काम आया रिट, कौन सी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं मैंडामस परमादेश। मैंडामस का क्या मतलब होता है? मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। मतलब एक आपको, जब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको उस कार्य को करने के लिए एक ऑर्डर दिया जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। देखिए यहां पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जज साहब क्या कर रहे हैं, ये जो अधिकारी है इसको सुना रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हो, और ये चुपचाप सुन रहे हैं, राइट। तो यही इसे कहते हैं मैंडामस, और हिंदी में कहते हैं परमादेश, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो परमादेश है ये किस किस के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, राइट। पहले ये देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 324 में आइए। अनुच्छेद 324 में क्या है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये एक संवैधानिक पद है। अब इनके जो कमिश्नर हैं उनकी जिम्मेदारी है वो समय समय पर लोकसभा के चुनाव कराएं और राष्ट्रपति के चुनाव कराएं। अब ये नहीं करा रहे हैं, मतलब ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, नहीं करा रहे हैं चुनाव, अपने जो इनके संवैधानिक कर्तव्य हैं उसको नहीं निभा रहे हैं। तो तब आप एक चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं यानी कि कमिश्नर हैं उनके विरुद्ध मैंडामस की रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। वो उनको कह सकती है कि आप की जो संवैधानिक कर्तव्य है आपका चुनाव कराने का, वो आपने कराना है, राइट। तो ये है आपका मैंडामस। अब देखिए मैंडामस का अपवाद क्या है। मैंने क्या कहा, आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप एक डीएम अगर नियुक्त हुए हैं तो आपकी एक ड्यूटी होगी, आप एक एसपी नियुक्त हुए हैं तो आपकी एक ड्यूटी होगी, आप एक चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं तो आपकी एक ड्यूटी होगी। वो ड्यूटी अगर आप नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध क्या आएगा, मैंडामस। अब देखिए यहां पर आपको मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, यहां पर आपको जो हमारे दीपक सर हैं, दीपक रावत सर, ये एक आईएएस हैं, इस समय जो गढ़वाल का जो कुमाऊं मंडल है उनके ये कमिश्नर हैं। तो ये यूट्यूब में काफी एक्टिव रहते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये एक स्कूल है, इंस्पिरेशन स्कूल, वहां पर ये स्पीच दे रहे हैं, राइट। ये इनकी ड्यूटी नहीं है। अगर ये स्कूल में स्पीच देने आए हैं तो ये इनका एक विवेक है, एक डिस्क्रिशन है इनका। अब मान लेते हैं इन्होंने स्कूल में स्पीच दिया, ये जो इंस्पिरेशन स्कूल है, और कोई अन्य स्कूल इनसे कह रहा है आप हमारे वहां भी दीजिए, और ये नहीं आ रहे हैं, तो इनके विरुद्ध आप मैंडामस नहीं डाल सकते, चाहे ये सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि ये जो ड्यूटी ये कर रहे हैं ये अपने विवेक से कर रहे हैं, डिस्क्रिशन से कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी ड्यूटी के लिए आप मैंडामस नहीं डाल सकते किसी भी अधिकारी के लिए, ठीक है। जो उनकी ड्यूटी है
वो तो आप मैंडामस से करवा सकते हैं, परंतु जो उनकी ड्यूटी नहीं है वो अपने विवेक से कर रहे हैं, वो आप नहीं करवा सकते। तो ये बात याद रखेंगे। और यहां पर आप राष्ट्रपति को देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति के भी विरुद्ध आप मैंडामस नहीं ला सकते, ये जो जज हैं इनके विरुद्ध भी नहीं ला सकते। और ये हैं गवर्नर साहब, जो आपके पता है हरियाणा के हमारे गवर्नर हैं बंदारू साहब, यानी कि उनके विरुद्ध भी आप मैंडामस नहीं ला सकते। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये यहां पर क्यों डाला है, ये अनंत अंबानी है, ये एक प्राइवेट प्लेयर है, तो इनके विरुद्ध आप ये मैंडामस नहीं ला सकते। इनसे ये नहीं कह सकते कि आपने फोन लॉन्च करने का वादा किया था, आपने क्यों नहीं लाया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये रिट जो है मैंडामस की आप किस किस के विरुद्ध नहीं ला सकते, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, और एक होती है सर्शियोररी यानी कि प्रमाणन। हिंदी में एक बार इसे चेक कर लेंगे, थोड़ा मुझे लग रहा है ये कंफ्यूजन हो रहा है, पर अभी हम इंग्लिश में ध्यान देंगे। ठीक है, इंग्लिश में एकदम सही है। अब देखेंगे, इसको मैं एक साथ समझाऊंगा आपको। एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रोहिबिशन, जिसे हम निषेध कहते हैं, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं सर्शियोररी, सर्शियोररी। देखिए ये नाम अजीब से इसलिए हैं क्योंकि जितनी भी 5 तरह के रिट्स हैं वो एक लैटिन शब्द से आई हैं। ठीक है, अब प्रोहिबिशन और सर्शियोररी की जो समानता है पहले वो देख लेते हैं। समानता क्या है इनमें, समानता यह है कि दोनों ही हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। यानी कि यहां पर भी देखिए हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है। तो यहां हमने क्या देखा, इसमें जो समानता है कि दोनों ही केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करता है, यानी कि लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को जारी नहीं करेगा। और इसमें आपके जो क्वासी जुडिशियल होते हैं, जैसे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं, राइट। तो यहां हम क्या सीखें, ये काम केवल कहां करता है, न्यायपालिका वाले क्षेत्र में, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जिसमें ट्रिब्यूनल्स आते हैं, वहीं ये काम करता है, राइट। अब एक बात में ध्यान देंगे, 1991 से ये कहा गया कि जो सर्शियोररी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में भी काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में भी काम करेगा, यानी कि जो प्रशासनिक जो विभाग होते हैं उनमें भी काम करेगा। या इसका एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम साहब जो हैं उन्होंने कोई एक निर्देश दिया है, जो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, राइट। तो वहां पर उस निर्देश को रोका जा सकता है, किसके द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा। कौन से रिट से, सर्शियोररी। तो यहां से हम क्या सीखे कि 1991 से जो सर्शियोररी का दायरा है वो एक प्रशासनिक लेवल पे भी पहुंच गया है, राइट। पर प्रोहिबिशन का नहीं है, ये बात याद रखेंगे। प्रोहिबिशन केवल किस में काम करेगा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में, केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में। अब हम देखेंगे प्रोहिबिशन और सर्शियोररी में क्या फर्क है। जैसे समानता हमने देख ली, और थोड़ा सा हमने ये भी देखा 1991 से सर्शियोररी का जुडिशियल जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया, राइट। अब हम देखेंगे जो आपका प्रोहिबिशन है और सर्शियोररी में क्या फर्क है, सर्शियोररी, ठीक है, क्या फर्क है। प्रोहिबिशन जो है इसमें क्या होता है, जब फैसला नहीं आया होता है, जब निचली अदालत ने फैसला नहीं दिया है, तो जो उससे ऊपर वाली अदालत है वो उस फैसले को रोक देती है। जैसे उनको पता चलता है कि जो नीचे हाई कोर्ट है वो जो केस देख रही है वो केस उनके दायरे से बाहर का है, राइट। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस केस को रोक दे, अभी इसका जजमेंट नहीं आया है, तो यहां पर कौन सी रिट जारी होती है, प्रोहिबिशन। कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट अपने दायरे से बाहर की बातें करते हैं, बाहर के जजमेंट करने लग जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रोक देता है उन्हें, राइट। जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ का एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई मुद्दा आ गया है तो आपको पता है क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, और संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। कल सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए कि कोई हाई कोर्ट संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा। तो अभी फैसला नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्या है, फैसला नहीं आया। और सर्शियोररी में क्या होता है, फैसला आ चुका है, निचली अदालत द्वारा फैसला आ चुका है और वो फैसला एक संवैधानिक नहीं है, तो वो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्वैश कर देता है। क्वैश मतलब होता है उसको निरस्त कर देता है, यानी कि यहां पर प्रोहिबिशन वाले केस में फैसला नहीं आया है, सर्शियोररी वाले केस में फैसला आ चुका है। इसीलिए प्रोहिबिशन को हम कहते हैं प्रिवेंटिव, यानी कि ये बचाती है,
गलत फैसला होने से बचाती है। और सर्सियोरी को कहते हैं ये होती है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब किसी चीज का क्योर करना, इलाज करना। जैसे गलत फैसला आ चुका है, अब उसको, उस फैसले से जो गलत फैसला दिया जा चुका है, अब उसको सही करना, तो ये होता है सर्सियोरी। तो याद कैसे रखेंगे, सी फॉर सर्सियोरी, और सी क्या है, क्यूरेटिव है, प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव है। और जो सर्सियोरी होती है ये प्रिवेंटिव भी होती है, ऐसा नहीं है, प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव, और प्रोहिबिशन क्या होती है, केवल प्रिवेंटिव। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जैसे कैसे एक उच्च अदालत यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो निचली अदालत है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट, तो वहां पर कैसे फैसले रोके गए हैं, तो उससे संबंधित एक केस मैंने आपके सामने रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो आप इसे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक सर्सियोरी का इस्तेमाल किया गया था, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है प्रोहिबिशन और सर्सियोरी आप समझ चुके हैं, कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया। जो आखिरी आपका को वरंटो, जो पांचवी रिट है वो है को वरंटो। को मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना, प्रश्न पूछना, और वरंटो मतलब होता है अथॉरिटी, क्योंकि लैटिन शब्द है। को मतलब क्वेश्चन पूछना और वरंटो मतलब अथॉरिटी। दिस रिट इज इशूड इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ द पब्लिक ऑफिस। यहां पर पब्लिक ऑफिस याद रखेंगे, ठीक है। मतलब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मानते हैं जो चुनाव आयुक्त है उसकी जो तय सीमा है कि वो चुनाव आयुक्त तभी बनेगा जब, मतलब तब तक बन सकता है जब तक उसकी उम्र है 65 वर्ष। अब ये देखा गया, आपको ये पता चल रहा है कि जो चुनाव आयुक्त है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी उम्र तो 68 वर्ष है। तो आपको शक हुआ कि इसकी उम्र तो ज्यादा है, फिर भी ये बैठा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा एक रिट जारी करवा सकते हैं कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपनी जिस पद में वो बैठे हैं उस पद के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, या उतने क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ये पता करना है। तो यहां पर एक रिट जारी होती है को वरंटो। तो अगर पता चलता है कि 68 वर्ष के हैं तो उनको उनके पद से निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर सही पाए गए तो वही रहेंगे। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको को वरंटो का। अब को वरंटो में एक बात याद रखेंगे, जो को वरंटो है, यहां पर आप देख रहे होंगे अनंत अंबानी को। जो अनंत अंबानी है वो मुकेश अंबानी के पुत्र हैं। तो मुकेश अंबानी ने इनको CEO बनाया। अब इनके पास योग्यता है या नहीं है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक निजी यानी कि प्राइवेट मुद्दा है। तो प्राइवेट में ये काम नहीं करता। तो ये बात याद रखेंगे, केवल पब्लिक ऑफिसेस में काम करता है। तो को वरंटो की जो रिट है वो कहां जारी होगी, पब्लिक ऑफिसेस के लिए, जो संवैधानिक पद हैं या जो निकाय द्वारा पद बनाए गए हैं, इस तरह से, राइट। तो प्राइवेट के लिए नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। देखिए रिट्स में ज्यादातर क्वेश्चन ये देखे गए हैं कि वो ये पूछते हैं कि रिट कहां जारी नहीं की जाती है, राइट। आगे देखते हैं। ये देखिए जो हमारा पोर्टल है, जो TO और ATO के लिए हम जो आपके लिए कोर्स लाए हैं, जिसमें हम मेंस क्वेश्चन द्वारा आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी तक देखेंगे आप कि हमारे लगभग 50 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ऑडिट के आप देखेंगे हमारे 4 लेक्चर्स जो हैं, माफ कीजिएगा, जो 8 लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। 8 लेसन्स आपको दे दिए गए हैं, 4 अटैचमेंट कर दिए गए हैं, इस तरह से। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत कराइए और फटाफट हमारा जो कोर्स है उसे परचेस करिए, राइट। देर मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि अब एग्जाम नजदीक है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेंस डे, जनरल साइंस, ये सब हमारा अपलोड हो रहा है, राइट। आगे देखिएगा, जैसे कि मैं बता चुका हूं, टेस्ट सीरीज आपने लेनी है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। तीनों पेपर की अलग अलग टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं, और इस टेस्ट सीरीज में लगभग आपके 10 टेस्ट मिलते हैं आपको, तो टोटल हो गए 30, और मोर देन 500 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, राइट। तो इससे बाहर क्या आएगा, राइट। और ये इंडिविजुअली अगर आप परचेस करते हैं तो 2999, और कॉम्बो लेते हैं तो 7999। और मैं तो पर्सनली कहूंगा कॉम्बो ही लीजिए, क्योंकि इसमें फायदा क्या होता है, तीनों मिल गए, प्लस गवर्नमेंट अकाउंट के जो चैप्टर है 1 to 8 वो लाइन बाय लाइन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, राइट। और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप अपना मटेरियल बना सके, राइट। आगे आपको देखिए एक प्रीमियम लेक्चर का है हमारा, जिसमें आपको लेक्चर्स तो दिए जाते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाता है, और इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999। इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, परंतु आपको बाकी सब डेटा आपको मिल जाएगा, राइट। तो प्रीमियम लेक्चर्स को आप देखिए। और देखिए ये हमारा जो एक रिजल्ट है मेंस राइटिंग, देखिए ये जो मोहित लाठी हैं, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इन्होंने मेंस राइटिंग में हमेशा आगे रहे, कभी भी इन्होंने काम चोरी नहीं करी, और जिस वजह से इनका सिलेक्शन होता है AETO में। और ये देखिए ये इनकी कॉपी है, इस हिसाब से यहाँ पे देखिए चेकिंग, एक एक वर्ड्स को पकड़ा गया है,
और ये रिमार्क है, रिमार्क हमेशा गुरु करे या माँ बाप करे तभी आपकी भलाई होती है, राइट। कोई दूसरा व्यक्ति करे तो हो सकता है जलता है आपसे। तो गुरु का रिमार्क, और रिमार्क आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, और ये जो भी टॉपर्स होते हैं उनके जो मेंस राइटिंग होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है, आपसे शेयर की जाती है जब आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं, राइट। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लॉगिन करिएगा, जो भी नए अपडेट्स होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो आप तक पहुंचाई जाती है, राइट। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स, व्हाट आर जेट स्ट्रीम। और देखिए ये क्वेश्चन आप तक क्यों पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि आप ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर रहे, राइट। तो जेट स्ट्रीम हम देखेंगे, ज्योग्राफी का पार्ट है, टेक्निकल है, तो कोशिश करेंगे इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की। तो मुझे उम्मीद है आपने आज जो 5 रिट्स पढ़ी आपको समझ में आया होगा, और उसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखेगा कि कौन सी रिट का दायरा कितना है। जैसे जो हैबियस कॉर्पस है वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब में आएगा, क्योंकि वो अनुच्छेद 21 को कवर करता है। और वहीं पर अगर मैं मेंडामस की बात करूं तो उसमें प्राइवेट नहीं आएगा। सर्च्योरी और प्रोहिबिशन की बात करूं तो केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल में काम करता है। पर 1991 से जो सर्च्योरी है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उसमें भी काम करता है। और जो कोवरेंटो है वो केवल आपका पब्लिक ऑफिस में काम करता है, प्राइवेट में नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।